नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को करेंगे। अभी तक हमने टोटल 21 प्रैक्टिस सेट कर लिए हमारे चैनल के ऊपर। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 22। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किसी डाटा को प्रोसेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कंप्यूटर किसी भी डाटा को प्रोसेस करेगा तब कौन सी लैंग्वेज काम में लेगा। बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर है कंप्यूटर प्रोसेस करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज को काम में लेगा। ये जो बाइनरी लैंग्वेज है दो दो आधार पे काम करती है, यानी दो संख्याओं के आधार पे काम करती है। एक तो जीरो और एक है वन। जीरो और वन के आधार पर काम करती है। जीरो यानी वन यानी ट्रूथ और अनट्रूथ यानी जीरो। यानी कि जब किसी को काम आगे बढ़ाना हो तो वन करेगी और किसी काम को आगे नहीं बढ़ाना हो तो उसको क्या करेगी, जीरो करेगी। जीरो और वन के रूप में से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में महिलाओं की साक्षरता भागीदारी कितनी है। 65%, 46%, 59% और 29%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 100 में से कितनी महिलाएं साक्षर हैं। तो आपको बता दूं राइट आंसर है इसका 100 में से लगभग 65 महिलाएं साक्षर हैं, यानी 65.46% भारत की महिला साक्षरता दर है। किसकी? 2011 की जनगणना के अनुसार। ध्यान रखिएगा इस बात को। जो पुरुषों की साक्षरता दर है, आप यह भी ध्यान रखिएगा, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 82.14%। यानी कि हर 100 में से 82 व्यक्ति क्या हैं, साक्षर हैं। साक्षर किसे कहते हैं? जो किसी एक भाषा को पढ़ी हाल लिख सके, उसे समझ सके, उसे साक्षर व्यक्ति कहा जाता है, 7 साल से ऊपर के व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान और खालिस्तान दो प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सी साउंड फाइलें हैं, किसके लिए यूज होता है साउंड फाइलें। तो देखिए कौन कौन सी फाइल है। इन फाइलों में मैं आपको डिफाइन भी करता हूँ। ये जो जेपीजी फाइल है वो किसके लिए डिफाइन होती है? फोटो के लिए। आपकी फोटो जेपीजी या पीएनजी में होती है। जो पीडीएफ फाइल होती है, पीडीएफ को तो आप समझ गए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। जीआईएफ किसके लिए होती है? वीडियो को एक शॉर्ट कन्वर्ट करने के लिए जीआईएफ यानी चलचित्र के माध्यम से जीआईएफ होती है, ये बता दिया। अब जो वेब फाइल और एमआईडी फाइल, मिड फाइल होती हैं, किसके लिए होती हैं? ये दोनों फाइलें साउंड इफेक्ट के लिए होती हैं। कहाँ पे यूज होती है? ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यूज लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वेब फाइल और मिड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, इसका राइट आंसर है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने कब से कब तक शासन किया? देखिए, इसने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी के मध्य क्या किया? शासन किया। ध्यान रखिएगा इस बात को, शासन किसके किसके मध्य किया, ये ईयर पूछ लेता है। 335 से 380 ईस्वी के मध्य इसने क्या शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो यूएनडीपी है संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया गया एक विकास कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा यूएनडीपी का फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसका इंग्लिश फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले 18वीं विधानसभा बताई थी, तब उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कितने सीटों पर चुनाव हुआ भारत में। तो भारत में 18वीं लोकसभा में टोटल 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, इसलिए भारत को टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति व्यवस्था के तहत खालिस्तान में महिलाओं के लिए आरक्षण है। बताइए इनमें से किसके लिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? लोकसभा के लिए महिला आरक्षण है, पंचायती राज में, राज्यसभा में और विधानसभा में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण है।
महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? 1/3। यानी कि जितने भी सीटें होंगी उनका 1/3 आरक्षण किसको है? महिलाओं को है। कहाँ पे? पंचायती राज संस्थान में। ये कब किया गया ये भी ध्यान रखना है कि यह 73वें संविधान संशोधन में किया गया था। ये जो पंचायती राज के तहत आरक्षण है वो कब किया गया? 73वें संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन के तहत किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को, पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन क्या है? जिसमें महिलाओं को पंचायती राज में 1/3 आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत का पहला सर्पित बहुतरंग दैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है एस्ट्रोसैट नाम का जो उपग्रह है, यह क्या है? भारत की पहली बहुतरंग दैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है। अंतरिक्ष में क्या किया गया? ये देखिए ये उपग्रह है, अंतरिक्ष में छोड़ा गया और इसके अंदर क्या बनाई गई? अंतरिक्ष वेधशाला बनाई गई। जो किसने बनाई है? भारत ने। नाम क्या है? एस्ट्रोसैट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा है? देखिए ये बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, मैं इसको थोड़ा सरल में डिफाइन करता हूं कि कोशिका की ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है। जब आप इंग्लिश में देखो, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप चूज करोगे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज को, आप उसमें लैंग्वेज स्विच कर सकते हो। पर्सन में भी आपको कॉर्नर पे ऊपर मिलेगा हिंदी या इंग्लिश, तो आपने हिंदी सेलेक्ट की होगी तो वहाँ पे हिंदी दिखेगा और आप इंग्लिश में भी उसे सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए इसका राइट आंसर है एटीपी। एटीपी क्या है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, जहाँ पे क्या होती है? ऊर्जा का संग्रहण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे लिख देता हूँ, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखिएगा इस बात को, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो पिछली पीडीएफ है वो नहीं आई है अभी तक। कुछ पीडीएफ में एरर आ रहा था एक्सपोर्ट की वजह से, लेकिन हम उसे 1-2 दिन में सोल्व कर देंगे और वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी आज या कल में जब भी होगा। और ये पीडीएफ भी इस जो लेक्चर आएगा इसके 1 घंटे के बाद आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो इंडियन एयरलाइंस है उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो जो यहाँ पे मसौदा समिति है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मसौदा समिति है कब बनी? ध्यान रखिएगा यह 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति बनी। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, पूछा जाता है कि मसौदा समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष भी पूछा जाता है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर। ध्यान रखिएगा अध्यक्ष भी पूछा जाता है। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे? इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, यानी कि एक तो अध्यक्ष और 6 सदस्य हो। टोटल सदस्य कितने थे? 7। कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और गोपाल स्वामी अयंगर, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये कौन थे? ये सभी सदस्य थे। तो इनके अंतर्गत कौन नहीं था बताइए? अभी मैंने आपको 7 नाम बताए। उनके अंतर्गत M.V. ठक्कर क्या थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे। फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो 2022 का फीफा विश्व कप है किसके द्वारा जीता गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो फीफा विश्व कप 2022 है किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। लेटेस्ट में 2022
यानी हर 4 साल में फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाता है। तो इसमें 4 साल ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट फीफा विश्व कप 2026 में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि बी बलसारा किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं या उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो इसका राइट आंसर होगा बी बलसारा का संबंध पियानो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम बताइए। जो आज का रूस या रसिया बोला जाता है वो पहले क्या था? यूएसएसआर यानी सोवियत गणराज्य। तो सोवियत गणराज्य कई देशों का समूह था। उन देशों में से क्या किया गया, कौन सा जो पहला देश था उसने अपने आप को यूएसएसआर से अलग कर लिया यानी स्वतंत्र कर लिया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर लिथुआनिया ने सबसे पहले यूएसएसआर से अपने आप को अलग कर लिया कि बोल घोषणा कर दी कि हम यूएसएसआर से स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो विद्युत जनित्र होता है वो क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पे आधारित होता है। तो यह पहली बार फैराडे द्वारा खोजा गया है, इसलिए इसे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से भी जाना जाता है। यदि यहाँ पे आ जाए कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण निम्न में से किस पे आधारित है, तो विद्युत जनित्र है उस पे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक भारत में कितने परमाणु रिएक्टर संचालित में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है 25 परमाणु रिएक्टर भारत में संचालित है। कब? अप्रैल 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग स्थित है? देखिए इससे क्या क्वेश्चन पहले बना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ और कब हुआ? कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और कहाँ हुआ? अमृतसर में। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASCII का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये पूरा नाम है किसका? ASCII का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज थर्ड ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो किस वर्ष स्थापना की? देखिए जो किंग जॉर्ज थर्ड थे उन्होंने सन 1800 ईस्वी में क्या की? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। कहाँ? मद्रास में। यह भी पूछा जा सकता है कि किंग जॉर्ज थर्ड ने कहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है मद्रास में। कब की? 1800 में, 1800 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में नगन बीज होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो पहले भी बताया कि पादपों को 5 समूह में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनमें क्या होते हैं? नगन बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2025 में ओमान में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, वो भी 80 किलोग्राम कैटेगरी में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अंशिका ने क्या जीता है? ओमान में जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई 2025 की उसमें स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 1961 और 2010 के बीच खालिस्तान तक सिकुड़ने का कारण बना दिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये देखिए कितने प्रतिशत सिकुड़ने का कारण बता दिया? ये बताया है 31%। किसने बताया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का
सॉरी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अध्ययन किया जाता है। तब उसने क्या बताया 1961 से 2010 के बीच जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको क्यों सिकुड़ा गया है, क्यों सिकुड़ी अर्थव्यवस्था, ये बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने प्रधानमंत्री को 2025 में एक सर्वोच्च सम्मान दिया है। कौन से देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान? उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। ये इतना बड़ा पदक का नाम है, तो इस पदक से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो मॉरिशस है उसने 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या दिया है? अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। नागरिक सम्मान का नाम बहुत बड़ा है, शायद ना पूछा जाए इतना बड़ा नाम। हाँ, नाम देकर पूछ सकता है कि ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम के अधिकार यानी कि जो जितने भी मजदूर हैं वो श्रमिक हैं जो काम करते हैं किसमें? लेबर में, किसी भी फैक्ट्री, एजेंसी या कहीं पर भी, तो इसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था है? वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था। ध्यान रखिएगा, तो इसका जो शॉर्ट नेम है ILO। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था है वो क्या करती है? जो मजदूरों का जो अधिकार है उनको बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? देखिए, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। जो अब पर्यावरण दिवस मनाया कब मनाया गया? 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो इसकी थीम क्या थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो 2025 की थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस पे, वे थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ये क्या थी? 2025 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की प्रतिमा नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जब खुदाई हुई, पुरातत्व विभाग ने एक मूर्ति प्राप्त की, किसकी? पुरुष की, नटराज की, जिसे नटराज बोला गया। नटराज क्या है? भगवान शिव की जो पृथ्वी को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, तब वहां पे मुद्राएं होती हैं, उस मूर्ति को क्या बोला जाता है? नटराज। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई नटराज की मूर्ति? तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा की खुदाई में किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? नटराज की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ है? देखिए, 16 जुलाई 1969 को क्या किया गया? जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी कुछ निजी बैंक थे और कुछ में सरकारी स्वामित्व था, यानी सरकार की कुछ भागीदारी, कुछ परसेंटेज था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उस समय क्या कर दिया कि ऐलान कर दिया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दो। तो उस समय 14 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है, यह पुस्तक किसने लिखी है? भाई, क्वेश्चन टिपिकल बनाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सीधा पूछ सकता था हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी है, लेकिन इतना लंबा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइए हुमायूंनामा की लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम कौन है? हुमायूंनामा की लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या की गई? पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसे स्वीकारा गया। कब? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पारंपरिक स्रोत वे होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, कोयला भी जमीन से प्राप्त किया जाता है,
पेट्रोलियम भी और प्राकृतिक गैस भी। जबकि जो पवन चक्कियाँ होती हैं उनसे जो पवन ऊर्जा द्वारा जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये क्या किया जाता है, ये कृत्रिम रूप से किया जाता है, तो ये पारंपरिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, लेंस कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? जब आप कोई चश्मा पहनते हो तो उसके अंदर लेंस लगे होते हैं, या फिर खिड़की और टॉर्च की हेडलाइट, वहाँ पे भी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। ये भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि कब लिखी, तो इसका डेट भी याद रखना, 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किसके वर्तमान अध्यक्ष हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है वो इनमें से किस संस्थान के अध्यक्ष हैं वर्तमान में? वर्तमान में आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ यानी आईएमएफ की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। आईएमएफ की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? देखिए, जो समय को निर्धारित करती है वो क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे जीएमटी बोला जाता है। और भारतीय जो मानक समय रेखा है उसे बोला जाता है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। ये 0 डिग्री पे है, ये है 82.5 डिग्री पर। तो यह कितना आगे है जीएमटी से? जो भारतीय मानक समय रेखा है वो जीएमटी से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JNNURM का पूरा नाम क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीयकरण शहरी नवीनीकरण मिशन। JNNURM का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण, डेटा प्रसारण, हवाई रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सीधा पूछ सकता था रिमोट सेंसिंग उपग्रह के लिए कौन सी संस्थान जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा NRSC, यानी राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र। किसके लिए जिम्मेदार है? भारत में कहीं पे भी रिमोट सेंसिंग उपग्रह के लिए या अधिग्रहण के लिए, प्रसार के लिए, जितने भी हवाई में काम होता है। देखो, मैं आपको एक उदाहरण द्वारा बताता हूँ। भारत में जितने भी एयरलाइंस हैं हवा के द्वारा क्या करती हैं? ट्रैवल करती हैं। वहाँ पर भी एक पाथ बना होता है। पाथ मतलब एक रूट बना होता है कि इस रूट से ये विमान इस टाइम पे जाएगा। उसके लिए कौन सी संस्था तैयार करती है? इसको करती है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ये देखिए, चिपको आंदोलन था, उसका प्राथमिक उद्देश्य था पेड़ों और जंगलों को बचाना। चिपको आंदोलन कब चला? 1970 के दशक में। ध्यान रखिएगा, 1970 के दशक में चिपको आंदोलन चला। ऐसा ही आंदोलन कहाँ पे चला? राजस्थान है, उसमें खेजड़ेली नाम के ग्राम में, वहाँ पे क्या चला? खेजड़ी आंदोलन। उसके नाम से भी एक पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू किया? देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ने के बाद आपको समझ जाना है समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया, बस। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि इतने में आपका राइट आंसर आ जाता है तो अच्छी है, नहीं तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो इतने में हमारा राइट आंसर आ रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू किया।
तो इसका राइट आंसर है मई 2018 में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन खालिस्तान के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आयोडीन है वो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब एक बात आपको बता दूं कि आयोडीन की आवश्यकता क्यों होती है। आयोडीन की आवश्यकता मानव को अपने गले के लिए होती है। मानव के गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायरोक्सिन ग्रंथि पाई जाती है। तो इसके लिए इसकी जरूरत होती है आयोडीन की, जिससे कि गलघोटू रोग ना हो। तो आज हमने टोटल 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कर लिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर था हमारा 22। तो हो चुका है कंप्लीट। यदि सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा 23। थैंक यू।